तो आप सब, मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी पर। इस वीडियो में हम दो आर्टिकल्स को कवर करेंगे, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। पहले हम आर्टिकल 14 कवर करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है उसे विधि के समस्त समता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इनको हम ग्रेट डिटेल्स में अच्छी तरह पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है ये। इससे पहले हमने एक शब्द का यूज किया है, राज्य, स्टेट, जिसको कि हम आर्टिकल 12 में जान ही चुके हैं कि राज्य क्या है। राज्य भारत सरकार भी हो सकती है, भारत की संसद भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, राज्य विधानमंडल भी हो सकती है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनसिपलिटीज या फिर पंचायती राज। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आयोग जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एलआईसी, ये सब राज्य संविधान में राज्य की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हमने बात की थी कोई भी व्यक्ति एज अ पर्सन। तो यह जो आर्टिकल 14 है यह भारत के नागरिकों के साथ साथ सभी व्यक्तियों पर लागू करता है जो भारत के नहीं है, विदेशी लोगों पर समान रूप से लागू करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें 3 पॉइंट देता है। पहला कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता और कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने, एक अमीर व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, और एक गरीब व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिस अमीर व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया उसे 2 साल की सजा दी जाए और जो गरीब है उसे 10 साल की, 22 साल की सजा दी जाए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सभी पे कानून समान रूप से लगता है। सभी को जो सजा दी जाएगी वो सभी पर, जो उन दोनों को दी जाएगी वो समान रूप से दी जाएगी। दूसरा है हमारे आर्टिकल में कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फाइनेंशियल मिनिस्टर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। नंबर तीसरा है हमारे संविधान में कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किए गए हैं कि भाई कोई अमीर है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल कार्य किया जाए, प्रावधान दिए जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। यही बताता है हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। सर, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्रिटिश मूल का है, ब्रिटिश ओरिजिन का है। इसे हमारे संविधान में ब्रिटिश से लिया गया था और इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। इससे पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे मैं समझता हूँ कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, अपने आप में बहुत क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है जिसके 3 बच्चे हैं, हम नाम देते हैं ए, बी और सी। सबकी खाने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब सपोज कीजिए ए वाला जो पर्सन है, व्यक्ति है, बच्चा है उसका, वो 10 रोटी खाता है एक दिन में, बी वाला 8 रोटी खाता है और सी वाला 6 रोटी खाता है। तो उसके जो पिता हैं उन तीनों को समान रोटी देते हैं, दैट मीन्स की 8 रोटी या 7 रोटी देते हैं, बट तीनों को इक्वली देते हैं। तो क्या यह उनके लिए जस्टिस है? चलो हमने मान लिया इक्वलिटी तो दे रहे हैं, इतना समान रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, समान दे रहे हैं, लेकिन क्या यह न्याय है उन तीनों के साथ? भाई चलो 6 रोटी खाने वाला बंदा है उसे 7 मिल रही है, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन जो 8 रोटी खाने वाला बंदा है उसे 7 देंगे तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं भर पाएगा। जो 10 वाला है उसका तो और नहीं भर पाएगा, उसे 3 रोटियों की जरूरत है, तो इस वजह से वो भूखा रह जाएगा। तो हमारे संविधान में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस कॉन्सेप्ट को लाने का कारण यही था कि सभी के साथ साथ समानता के साथ साथ न्याय भी होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए न्याय भी, समानता के साथ साथ न्याय भी उनके लिए होना बहुत जरूरी है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको यही कहता है। इसी वजह से हमारे संविधान में SC, ST और OBC वाले जो व्यक्ति हैं उनको रिजर्वेशन इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि वह अपनी आबादी के हिसाब से, जितनी उनकी आबादी है उतनी अपनी आबादी के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है सेंट्रल जॉब्स में, स्टेट जॉब्स में। इसी लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के मूल से लिया गया है और इसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन आर्टिकल 14 भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें भी कुछ ना कुछ दोष हैं, जैसे कि जो राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने शासनकाल के दौरान किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं,
कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं तो वो किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है, आंसरेबल नहीं है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है या राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है या कोई भी कार्य करता है तो वह कोर्ट में जाकर ये नहीं कहेगा कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, वो कर सकता है। दूसरा है कि अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने शासनकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस करता है, जैसे किसी की हत्या कर देता है या किसी की डकैती करता है या रेप वगैरह कर देता है, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला जो तीसरा जो अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, वो ये है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो नहीं है। अगला है कुछ विदेशी शासक होते हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं या फॉरेन रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर वगैरह, वो भारत में आते हैं। तो अगर वो किसी प्रकार का कोई अपराध करते हैं, जो कि क्रिमिनल केस करते हैं, जैसे किसी मौत कर देते हैं, किसी हत्या कर देते हैं या फिर डकैती, चोरी या रेप वगैरह कर देते हैं, तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर, फौजदारी या फिर दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यही सभी कुछ दोष हैं आर्टिकल 14 में। अब हम समझेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को इन 5 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। अगर वह राज्य ऐसा भेदभाव किसी के साथ करता है तो वह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और अतिरिक्त अगर राज्य इनके इन 5 क्राइटेरिया पे वो मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इन 5 से हटके अगर जो छठवां कोई ग्रांट होगा तो वो आराम से उसके साथ भेदभाव कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है, एक कैंडिडेट है यूपीएससी का, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूपीएससी उसे एग्जाम में बैठने नहीं देती। यूपीएससी उस बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं देती। तो वह कैंडिडेट यूपीएससी से पूछता है कि सर, आप राज्य हो, आप एक राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रहे हो, तो संविधान में आप राज्य के रूप में जाने जाते हो, तो आप मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, मुझे एग्जाम में बैठने क्यों नहीं दे रहे हो? ये कि मेरा मौलिक अधिकार है, मैं आप एग्जाम दे सकता हूँ क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो यूपीएससी उस व्यक्ति से कहता है आप भारत के नागरिक हो, आपके पास मौलिक अधिकार है, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर छठवां ग्राउंड है उसके आधार पर भेदभाव कर रहा हूँ, उसके आधार पर आपको वंश अयोग्य घोषित कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी 21 ईयर 21 साल के आप अभी हुए नहीं हो। या तो ऐसा कह दे या वो ये कह दे कि अभी आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, या कोई अलग जो क्राइटेरिया यूपीएससी देती है, अगर वो बंदा उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है तो यूपीएससी उसे अयोग्य घोषित कर देगी, उस एग्जाम में बैठने के लिए लायक नहीं कहेगी कि आप एग्जाम दे दो। ठीक है। अगला है आर्टिकल 15 क्रॉस 2 हम कहें तो कोई भी व्यक्ति जो कि सार्वजनिक स्थल वगैरह होते हैं, पार्क वगैरह है, रोड्स वगैरह, कुएं वगैरह और जो स्थान घाट वगैरह होते हैं, इनमें किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर इनमें भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के साथ इन 5 में आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसके साथ भेदभाव किया है, वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 14 की तरह आर्टिकल 15 थोड़ा इसमें हटके है। आर्टिकल 15 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए लागू होता है। आर्टिकल 14 सभी लोगों के लिए सभी व्यक्तियों के लिए लागू था, लेकिन आर्टिकल 14 इसके अतिरिक्त यह भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ दोष है अपने आप में। पहला है कि संविधान द्वारा राज्य को यह पावर दी रखी है, यह अधिकार दे रखा है कि वह महिलाओं और बच्चों को प्रमोट करने के लिए उन्हें कुछ प्रावधान बना सकता है, उनके लिए कुछ प्रावधान बना सकता है। और राज्य सरकार ने ऐसा कुछ किया भी है, जैसे कि सन 1992-1993 में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का जो प्रावधान किया गया था, उसमें महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। इसके अतिरिक्त जो बच्चों के लिए बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क फ्री शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अब अगला देखा जाए तो स्टेट के पास ये अधिकार है कि वह इक्वेशनली और सोशली सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या SC ST के लिए उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एडवांस करने के लिए कुछ प्रावधान रिजर्वेशन दे सकती है। इसके अतिरिक्त स्टेट के पास संवैधानिक अधिकार यह है
कि वह SC ST और OBC के लिए हायर एजुकेशन में कुछ रिजर्वेशन दे सकती है। अगला है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास संवैधानिक अधिकार यह है कि वह SC ST और OBC के छात्रों को हायर एजुकेशन देने के साथ साथ जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो बच्चे वीक होते हैं, आर्थिक रूप से EWS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% कोटा रिजर्वेशन दे सकती है हायर एजुकेशन में। इस प्रकार संविधान के पास, राज्य के पास ये अधिकार तो है और उस अधिकारों का राज्य द्वारा यूज भी किया गया है। हमारी संसद ने सन 2005 में 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 1903 संविधान में संशोधन किया और 27% कोटा हायर एजुकेशन में 27% कोटा OBC के लिए आरक्षित किया। उसके बाद हमारी जो केंद्र सरकार है सन 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया और EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% कोटा दिया हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन ओनली गवर्नमेंट के, यह रिजर्वेशन कोटा ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर ही लागू नहीं होता, यह गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज वगैरह हैं, उन पर भी लागू होता है। प्राइवेट दो प्रकार की हैं, कुछ अर्ध पूर्ण रूप से प्राइवेट होती हैं और कुछ आधी प्राइवेट होती है, आधी गवर्नमेंट द्वारा उन्हें फंड दिया जाता है। यह कोटा हर हायर एजुकेशन के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर लागू होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।